औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ज़राअतनामा और मैं हूं काजी शाहिद अली। आज के हमारे प्रोग्राम का अनवान है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर कौन सी बीमारी है और इसके अलामात क्या हैं और ये हमारे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के लिए कितना नुकसानदेह है। इस गरज से आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है मलक अब्दुल रहमान साहब, जो कि सीनियर पैथोलॉजिस्ट है सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा। आज हम उनसे मुख्तलिफ सवालात सिट्रस कैंकर के हवाले से पूछेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि सिट्रस कैंकर किस तरीके से बेहतर इसका कंट्रोल किया जा सकता है और इसके अलामात कौन से हैं और इसकी पहचान क्या है और इसको बेहतर तरीके से हम किस तरीके से हम इसकी बेहतर तदारुक कर सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह मैंने बताया कि सिट्रस कैंकर पाकिस्तान के किसानों के लिए एक अलमिया बन गया है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो यूरोपियन ममालिक में इसको बैन किया जाता है, क्योंकि सिट्रस कैंकर की वजह से वो लोग इस एक्सपोर्ट को मना करते हैं कि हम सिट्रस कैंकर हमें सिट्रस कैंकर फ्री सिट्रस यानी कीनू या माल्टा चाहिए। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आज का मेरा आपसे पहला सवाल है कि इस सिट्रस कैंकर की पहचान हम कैसे करेंगे, हमें जरा ये बताएं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिट्रस कैंकर को उर्फ़ आम में हम कोड भी कहते हैं, जज़ाम, या इसको चितरी भी आम अल्फाज में बोलते हैं। तो ये एक जरासूमी बीमारी है और इसकी वजह जो होती है एक बैक्टीरिया जिसको हम ज़ैंथोमोनास कंपास्ट्रेस पीवी सिट्राई बोलते हैं। तो ये एक ऐसा जरासूमा है जो इंतहाई मौलिक और इंतहाई जो है ख़तरनाक किस्म का जरासीम है। ये आम हालात में जब इसको मौजू हालात मौजूद न मिल सकें तो ये जरासीम जो है अपने गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, खौल चढ़ा देता है और ये कि काफ़ी अरसा जो है इस खौल में रहता है और जब भी इसको मुनासिब हालात मिलें तो ये खौल से दोबारा वापस आके दोबारा पौधे पे हमला कर देता है। इस तरीके से ये जब किसी बाग में सिट्रस कैंकर की बीमारी आ जाती है तो फिर उस बाग से इस बीमारी का निकालना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये जरासीम जो है इसके स्पोर्स होते हैं और जब बारिश और टेम्परेचर मुनासिब हो तो ये बड़ी तेज़ी से पूरे इलाके में ये जरासीम जो है वो फैल जाते हैं। तो इसके लिए इसके ये सिट्रस कैंकर जो है ये तुर्शाबा बगात की कुछ ऐसी अकसाम है जिस पे इसका हमला बहुत शिद्दत से होता है। तो इसमें ग्रेप फ्रूट पे इसका हमला सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा देसी लीमू जो है उस पे इसका शिद्दत से हमला होता है। लेमन और लाइम की बाकी जो अकसाम है चट्टी खट्टी है तो इस पे सिट्रस कैंकर का हमला सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा जी। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, ये सिट्रस कैंकर के अलामात के हवाले से हमें बताइए कि इसके अलामात कैसे होते हैं और इसको हम इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं उस अलामात की वजह से। अच्छा, सबसे पहले जो है सिट्रस कैंकर जो है ये पत्तों से शुरू होता है। जैसे ही नई फोड़ शुरू होती है मार्च के महीने में तो पत्तों से इस बीमारी का आगाज होता है। सबसे पहले जो है पत्ते पे छोटे छोटे सफ़ेद और पीले रंग के निशान बनते हैं और ये निशान जो हैं ये जैसे जैसे फिर पत्ता बड़ा होता जाता है ये निशान भी बड़े होते जाते हैं। बाद में ये इनका रंग डार्क ब्राउन हो जाता है और ये फिर निशान बाद में सख्त हो जाते हैं और जब 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 उंगली लगाते हैं तो ये चुभते हैं। तो इस तरह ये पत्ते के दोनों साइडों पे यह निशान फैल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे पत्ते को लपेट में ले लेते हैं। तो ये जब ये शिद्दत अख्तियार कर जाए तो बहुत सारे पत्ते जो हैं ये इसकी डिफोरिएशन हो जाती है, यानी पत्ते गिर जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो बाग की जो है वो सेहत मुतासर होती है। तो इसमें पत्ते पे जब सिट्रस लीफ माइनर का हमला होता है तो वो जो है इस पत्ते के अंदर टनल बनाता है, माइंस बनाता है। ये ऐसा कीड़ा है कि ये पत्ते के अंदर घूमते जाता है और पीछे से जो है इसको टनल बनाता जाता है। तो ये जैसे जैसे ये कीड़ा जो है पत्ते में घूमता है तो उसके साथ साथ जो है सिट्रस कैंकर के जरासीम वो भी इसमें फैलते जाते हैं। तो ये जो सिट्रस लीफ माइनर है इसकी वजह से ये बीमारी सिट्रस कैंकर की बीमारी पत्तों में बड़ी आसानी से फैल जाती है। उसके अलावा फिर पत्तों से ये बीमारी टहनियों पे शिफ्ट हो जाती है। तो टहनी पे इस पे डार्क ब्राउन किस्म के अलामात बनती हैं टहनी पे
और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपको मैं जैसे आपको नजर आ रहा है ये टैनिपिस की अलामात शुरू हुई हैं, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी टहनी पे फैल जाती हैं। तो नर्सरी में हमने ये देखा है कि जिस टहनी पे शिद्दत का हमला हो जाए तो वो 1-1 फुट 2-2 फुट जो है ये टहनी खुश्क हो जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, टहनी खुश्क हो जाती है। और नर्सरी में पौधा जो है वो इस काबिल भी नहीं रहता कि वो किसी को आगे बेचा जाए या किसी जिम्मेदार को दिया जाए। तो ये आपको नर्सरी के उसमें टहनी पे अलामात वाज़ेह नजर आ रही हैं। तो इसमें ये उभार हैं इसमें, और इस उभार को जब आप लगाएं, उंगली लगाएंगे तो ये आपको चुभते हुए नजर आएंगे। टहनी से फिर ये सिट्रस कैंकर जो है ये फल पे शिफ्ट हो जाता है। तो फल पे जैसे जैसे ये नाजुक फल होता है, छोटा फल होता है, तो उस वक्त इसका हमला जो है ये फल पे शुरू होता है। तो फल पे भी इसकी अलामात जो बनती हैं वो उसी तरह बनती हैं जैसे मैंने आपको पत्ते पे बताया है कि छोटे छोटे निशानात पहले शुरू होते हैं फल पे। ये देखें सब्ज फल है ये। तो ये अप्रैल में जब इसको टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाए और इसमें नमी और बारिश हो रही हो, तो ये जो सिट्रस कैंकर की अलामात हैं ये पत्ते से फल पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो अभी चंद दिन पहले जो है हमने देखा है कि जो नया फल है उस पे इसकी अलामात जो हैं शुरू हो चुकी हैं, छोटे छोटे निशान जो है वो फल पे बन चुके हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फल का साइज बड़ा होता जाता है तो ये सिट्रस कैंकर की अलामात जो हैं ये भी बड़ी होती जाती हैं। तो अब ये देखें ये जो फल है इसका साइज जरा बड़ा हो गया तो अलामात बड़ी हो गई हैं और बढ़ चुकी हैं। फिर सब्ज फल से ये जो है जैसे जैसे फल मिच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो इसकी अलामात जो है वो मिच्योर फल पे, वो पक्के फल पे भी आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसके भी नजर आएंगे आपको। तो इसमें ये फिर मिच्योर फल पे ये शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। और इस तरह ये जो मिच्योर फल है, पक्का फ्रूट, ये देखिए आप ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुका है। अब इसके फल की तुड़ाई हमने करनी है, लेकिन इस पे आपको वाजिया सिट्रस कैंकर की अलामात नजर आ रही हैं। ये निशान जो है आपको इन पे उंगली लगाएंगे तो आपको चुभेंगे, और ये एक निशान जो होता है इसमें लाखों के हिसाब से जरासीम होते हैं। तो ये जब फ्रूट हम फैक्ट्री में जाता है तो वहां से ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एक निशान वाला फ्रूट भी पूरे कंटेनर में चला जाए तो वो पूरे का पूरा कंटेनर जो है वो समुंदर बुरद करना पड़ जाता है, और उसके अखराजात भी फैक्ट्री वाले को बर्दाश्त करने होते हैं। तो इसके लिहाज से ये इंतहाई मुहलिक और खतरनाक बीमारी है ये, और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट होने के काबिल नहीं होता, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ सिट्रस कैंकर की वजह से हमारा फ्रूट जो है वो नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ये एक मुकम्मल तफसील मैंने आपको पत्ते से लेके फल और फिर तैयार फल तक इसकी मुख्तलिफ अलामात हमें फील्ड में नजर आती हैं, वो तफसीलन आपको दिखा दी गई हैं। और इसके बाद हम जो है फिर इसके कंट्रोल और मैनेजमेंट के बारे में जाएंगे। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब, ये जो सिट्रस कैंकर है, क्या सरगोदा में या सरगोदा के मुल्हिका जो इलाके, क्या इस तरह के बागात हैं जहां पे सिट्रस कैंकर सही तरीके से मैनेज हो रहे और उसमें बिल्कुल सिट्रस कैंकर है ही नहीं, और वहां से हम यूरोप या इस तरह के बाहर ममालिक को हम अपना जो सिट्रस है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? है कोई इस तरह का? कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिट्रस कैंकर फ्री एक बाग भी नहीं है। कोई एक नर्सरी भी ऐसी नहीं होगी जो ओपन फील्ड में लगी हुई हो और उसमें सिट्रस कैंकर ना हो। तो जब ये नर्सरी में बीमारी आती है तो नर्सरी से जब पौधे शिफ्ट होते हैं तो जिस जिस इलाके में वो मुतासरा पौधे जाते हैं तो उस इलाके में ये सिट्रस कैंकर की बीमारी साथ जाती है। इसके अलावा जब हम छोटे पौधे नागे लगाते हैं तो बड़े बागात में जब ये जाते हैं तो वहां पर पूरे बाग में जो है ये बीमारी फैला देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस बीमारी का हमला ग्रेप फ्रूट पे सबसे ज्यादा होता है, देसी लीमू पे होता है, उसके अलावा लेमन लाइम और खट्टी पे ज्यादा होता है। तो बहुत सारे बागबान हम हजरात ऐसे करते हैं कि बागात के अंदर जो है ये जो वैरायटीज हैं इनको लगा देते हैं, ये खालों पे और दूसरे वट्टों पे ये ग्रेप फ्रूट और देसी लीमू लगा देते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये बीमारी पूरे बाग में फैल जाती है, और जिन जिन पौधों पे ये पहले बीमारी नहीं भी होती तो ये बीमारी फिर उस इलाके सारे में फैल जाती है। तो इसके लिए ये है कि हमारे सरगोदा में हमने कई दफा सर्वे किया और देखा है कि शायद ही पूरे सरगोदा में या इलाका में कोई ऐसा बाग हो जिसमें सिट्रस कैंकर ना हो। तो इसको हम सिरे से या जड़ से तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हमारा जो इस वक्त सारा फोकस है वो कैंकर फ्री फ्रूट पैदा करना है। तो हमने अब जो कंट्रोल मेजर्स बताने हैं
वो सारे इस हिसाब से बताने हैं कि हम किस तरह हम अपने फल को जो है सिट्रस कैंकर से बचा सकते हैं। अगर हम अपना फल जो है कैंकर से बचा लेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है इंशाल्लाह वो अच्छी हो जाएगी, और इससे हमारे इसके वो फर्क नहीं पड़ेगा कि बाद में अगर सिट्रस कैंकर है भी तो फल पे नहीं है, तो इसमें हम बेहतर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब, ये लीफ ना माइनर का सिट्रस कैंकर के साथ क्या काम है, ये भी जरा हमें वाजे करें। इसको तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ये ऐसा कीड़ा है कि ये नई फोट पे आता है और उसके बाद ये पौधे के पत्ते के अंदर से ये जैसे टनल बनाता है। तो ऐसे जैसे जैसे ये कीड़ा आगे से टनल बनाता जाता है तो ये जो है सिट्रस कैंकर का जो बैक्टीरिया है वो उस टनल में बड़ी आसानी से वो शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह ये उस पूरे पत्ते में कैंकर की बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा जो है जब सिट्रस लीफ माइनर के अलावा जब बारिश हो रही होती है, आंधी और तूफान चल रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि ये जो नई फोट है वो इससे पत्ते जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, और उन जख्मी पत्तों में जब ये बारिश हो रही हो तो ये जो बैक्टीरिया है बड़ी तेजी से फिर फैल जाता है। और उसके अलावा इसका एक ये भी है कि जितनी तेजी से इसकी हवा की रफ्तार होगी उसी उसी तेजी से ये बीमारी जो है पूरे इलाके में फैलती है। तो लीफ माइनर का तो वाज़ेह है कि वो तो एक लोकल लेवल पे इस बीमारी को फैला सकता है, एक पौधे से एक पत्ते के अंदर दूसरे पत्ते के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस इसकी है स्प्रेड है वो एक नर्सरी से होती है, और दूसरा तेज हवा और बारिश और आंधी से इसकी जो है लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आज का मेरा तीसरा सवाल है आपसे, सिट्रस कैंकर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें किमियाई और गैर किमियाई सारी चीजें वो आ जाती हैं, जरा हमें ये भी डिटेल से बताएं ये नंबर तो बार। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हमने वो तमाम फैक्टर्स जो हैं जो कैंकर को फैलाने का सबब बनते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम ज़हन में रखते हुए इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बीमारी का फैलने का जो सबब है वो हमारी नर्सरीज हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फील्ड में जितनी भी नर्सरी हैं वो उन सब पे सिट्रस कैंकर का हमला है, और वही नर्सरी जब हम शिफ्ट बागों में लगाते हैं पौधे तो वो सारी बीमारी जो है नर्सरी से उन बागात में शिफ्ट हो जाती है। इसके लिए हम जो है जो हम टेक्नोलॉजी बताते हैं वो ये है कि आपने स्क्रीन हाउस के अंदर पौधों को तैयार करना है। ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, तो इसमें हम स्क्रीन हाउस के अंदर ही जो है खट्टी लगाते हैं, स्क्रीन हाउस के अंदर ही हम पौधा जो है वो पिबंद करते हैं, और वहां से तैयार पौधा जो है बिल्कुल फ्री होता है। इसमें ना तो लीफ माइनर का कोई अटैक होता है और ना ही इसमें सिट्रस कैंकर का कोई निशान होता है। तो ये पौधे बिल्कुल डिजीज फ्री होते हैं, और वहां से हम जो है ये जिम्मेदार भाइयों को पौधे जो देते हैं तो उन पौधों पे बीमारी बिल्कुल बिल्कुल डिजीज फ्री होते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जो इस बीमारी को फैलाने का सबब बनता है वो हम देखते हैं कि हमारे जो आरियां हैं, कैंचियां हैं, मजदूरों के जो औजार हैं, और उसके अलावा जो है कोई मुतासरा चीजें, गाड़ियां वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह जब एक मुतासरा बाग से दूसरे बाग में जाती है तो वहां से ये बीमारी जो है शिफ्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमने डीकंटामिनेशन, यानी हमने अपने बाग में बाहर से कोई चीज जो है वो किसी दूसरे बाग वाले की वो दाखिल नहीं होने देनी है। किसी दूसरे बाग से कोई ट्रैक्टर, दूसरे बाग के मजदूर अगर आने हैं तो उनको हमने डिकंटामिनेट करना है, यानी उसको हमने दवाई के जरिए उनको ट्रैक्टर को, जैसे आजकल हम कोरोना के लिए स्प्रे कर देते हैं, जिस भी ऑफिस में जाते हैं तो वहां बूथ बने होते हैं कि जी उसका स्प्रे करके उसको हम कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने कोई भी जब बाहर से कोई चीज आपके बाग में जाती है तो उसको हमने डीकंटामिनेशन करना है। ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि गाड़ी जा रही है तो उसको हम बाग में दाखिल होने से पहले उसको डीकंटामिनेशन उसकी कर देते हैं। इसके अलावा जो इस बीमारी के फैलाव में सबसे मतलब जो अहम सबब बन सकता है वो हमने इसको रोकने के लिए विंड ब्रेक्स लगाते हैं। विंड ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि हमने बागात के इर्द गिर्द ऐसे दरख्त लगाने हैं जो बाग की जो जिसमें हवा की स्पीड कंट्रोल हो सके। तो जिस बाग में जितनी तेजी से हवा चलेगी उस बीमारी के फैलने का उतना ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बागात के साइडों पर ये दरख्त लगाए जाते हैं, जैसे हम नीम का दरख्त लगाते हैं, टाली का दरख्त लगाते हैं, इस तरह के कुछ और जो है दरख्त लगा देते हैं। तो इससे ये होता है कि उस बाग में हवा की रफ्तार कम हो जाती है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितनी तेजी से हवा चलती है बारिश में उतनी तेजी से ये बीमारी पूरे इलाके में फैलती है। तो विंड ब्रेक यानी बागात के इर्द गिर्द
पौधे लगाने से ये होता है, दरख्त लगाने से उस बाग में हवा की रफ्तार कम हो जाती है और इसकी वजह से वो उस बीमारी का फैलाव जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हम ये करते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसी अक़साम का इंतखाब करें जिसमें सिट्रस कैंकर का हमला कम से कम हो। तो इसमें हमारे बहुत से माल्टे की अक़साम है, उन पे इसका हमला बहुत कम होता है। हमारे किन्नू पे भी बाकी जो है मैंड्रीन की निस्बत इसका हमला निस्बतन कम होता है। तो हमने वो अक़साम बाग में नहीं लगानी जिसमें सिट्रस कैंकर का हमला सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट पे है, जट्टी खट्टी पे है, देसी लीमू है। तो ये जो अक़साम है ये हमने बागात के अंदर बिल्कुल नहीं लगानी, और इनका अगर कोई ब्लॉक बनाना है तो अलहदा ब्लॉक बना के इसको लगाएं, ताकि ये जो वैरायटीज हैं ये बीमारी हमारे दूसरे जो है फल हैं उस पर शिफ्ट ना हो सके। इसके अलावा हमारे पास ये तो सारी वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये जो हम जिससे हम अपने जो बागात को इस बीमारी से महफूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया है कि जो आपने औजार को है उसको डिकंटामिनेशन करना है, उसको ब्लीच वगैरह से धोना है। इसके अलावा जो मजदूरों के कपड़े हैं, जो मजदूरों के दूसरे दस्ताने वगैरह होते हैं, उन सारों को, इसके अलावा जो आपका इनाकुलम लोड है यानी बीमारी का लोड जो है वो घटाना है हमने। तो वो कैसे कम करना है, वो हमने अक्सर नर्सरियों में ये करते हैं कि जिस पत्तों पे, जिस टहनियों पे बीमारी का हमला शदीद हो जाता है तो उसकी हम रोगिंग करते हैं। उसका ये होता है कि पत्तों को और टहनियों की हम कटाई कर देते हैं। तो वो कटाई करने से ये होता है कि जो इनाकुलम लोड है यानी जो जरासीम जितने ज्यादा हम उसको टहनियों को पत्तों को काट के जला देंगे तो उससे ये होगा कि बीमारी के जरासीम कम से कम हो जाएंगे। तो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इसमें जितना नीचे गिरा हुआ फल है, इसमें खुशक टहनियां हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो सिट्रस कैंकर के जरासीम को फैलाने का असबाब बनती हैं। तो इन सारे को हमने फ्रूट को इकट्ठा करके खुशक टहनियों को काट के ये हमने जला देना है। तो इससे हमारा जो इनाकुलम लोड है बीमारी का वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम आखिर पे जो हम आते हैं वो हमारा होता है जी केमिकल कंट्रोल। तो दुनिया में इस बीमारी को केमिकल कंट्रोल के जरिए जो इस्तेमाल हम इसमें केमिकल करते हैं वो कापर बेस्ड फंजीसाइड हैं। यानी जितने भी हमारे कापर वाली जहरें मार्केट में मौजूद हैं तो इनके जरिए हमने इस बीमारी को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा और जो सबसे मुनासिब स्प्रे है वो हम बोडो मिक्सचर का स्प्रे बोलते हैं। तो ये नीला थोथा और चूने का स्प्रे है और इसका जनरल फार्मूला ये होता है कि 1 किलो नीला थोथा, 1 किलो अनबुझा चूना और 100 लीटर पानी। तो इसको हम तैयार करते हैं, इसका 1:100 इसकी रेशियो है। तो ये बोडो मिक्सचर स्प्रे तैयार करके जो जिम्मेदार भाई करवा रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इससे हो रहा है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास कापर हाइड्रोक्साइड है जिसमें चैंपियन है, कोसाइड है, इस तरह की और भी मार्केट में जहरें मौजूद हैं। तो कापर हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बड़ा मुअस्सर है इसमें और एक कंट्रोल अच्छा कंट्रोल इससे हम ले रहे हैं। इसके अलावा ट्राइबेसिक कापर है और फिर हम जो है इसमें कुछ न कुछ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो जब नर्सरी में शिद्दत बढ़ जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह या कासोमीन वगैरह उसका स्प्रे भी हम नर्सरी में कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि एक दफा जो है जो जरासीम का लोड है वो कम हो जाता है। तो केमिकल कंट्रोल में सबसे जो मौसर चीज है वो है केमिकल का इंतखाब और स्प्रे का टाइम। तो ये बहुत अहम चीज है। अगर हम मुनासिब केमिकल और मुनासिब वक्त पे स्प्रे करेंगे तो फिर हमें जो है कंट्रोल मिलेगा। तो इसके लिए वक्त का इंतखाब ये है कि पहला स्प्रे हमने, जैसा कि मैं पिछले प्रेजेंटेशन में बता रहा था कि पहला स्प्रे हमने फरवरी में करना होता है। जैसे ही हमारा जो है बाग वो हार्वेस्ट हो जाता है फ्रूट, तो नई फोट आने से पहले पहले हमने एक स्प्रे कापर बेस्ड फंजीसाइड का फरवरी में कर देना है। उसके बाद ये होता है कि अप्रैल में हमने ये देखा है कि अक्सर जो है बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो फिर अप्रैल के एंड पे हम इसके लिए जो है फिर कापर बेस्ड फंजीसाइड की जो है दूसरी स्प्रे अप्रैल के एंड पे करवा देते हैं। अगर आपका मई और जून खुश्क चला जाए तो बेशक इसमें स्प्रे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मई और जून में बारिशें होती रहें तो आपको हर 20 दिन बाद किसी न किसी कापर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा। और उसके बाद बरसात में फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर के दरमियान
एक स्प्रे कम अज कम जो है वो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की उन दिनों में करनी होगी। इस तरीके से ये हमारी 3 से 4 स्प्रे जो हैं ये कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की ये हम साल में करवाते हैं। और इसमें स्प्रे की कवरेज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि पूरे तरीके से पौधे को नहलाना होगा, फिर जाके जो है जो बीमारी कंट्रोल होगी। जी अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन से मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सिट्रस कैंकर जो है ना, ये जो हम एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं पूरी पाकिस्तान से, तो ये सिट्रस कैंकर जो है ना, ये बहुत बड़ा ही हर्डल बन गया है हमारे एक्सपोर्ट के हवाले से। जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब ने हमें बताया कि इसकी पहचान कैसे होती है, जो कि उन्होंने हमें इनके अलामात भी बताए, पत्ते के ऊपर ये कैसे आते हैं, पत्ते के बैक साइड पे ये किस तरह दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान साहब ने हमें टहनियों के हवाले से बताया कि टहनी पे इसके अलामात कैसे नजर आते हैं। फिर उसके बाद हम आगे जाके हम सब्ज पल के ऊपर भी हमने इसके अलामात दिखाए। अच्छा, सिट्रस कैंकर की अलामात के अलावा हमने अब्दुर्रहमान साहब से ये भी सीखा कि सिट्रस कैंकर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। उसमें उन्होंने गैर कीमियाई तरीके जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो हमें बताए, जिनको हम गैर कीमियाई मतलब कल्चर प्रैक्टिसेस हम उनको कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब्दुर्रहमान साहब ने हमें कीमियाई तदारुक का भी बताया कि इसके कीमियाई तदारुक हम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है ना, उसको स्प्रे करके हम इसका खात्मा कर सकते हैं। इसके अलावा कासोमेन और कसोगा माइसिन है, उस हवाले से भी हमें बताया कि या स्ट्रिप्टोमाइसिन उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिट्रस कैंकर हम इसको बेहतर इसका तदारुक भी कर सकते हैं और इसको मैनेज आसानी से कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, एक इसके दफा अलावा फिर मैं आपका काई साहब एक चीज जो है जिसमें लीफ माइनर का इशू जो रह गया है, तो नर्सरी में लीफ माइनर का चूंकि बहुत ज्यादा हमला होता है, तो इसलिए नर्सरी में जो जितने भी हमारे नर्सरी मैन हैं उनको ये चाहिए कि लीफ माइनर पे पूरा कंट्रोल रखें। और जैसे ही जैसे नई फोड़ शुरू आती है तो लीफ माइनर का कंट्रोल जो है वो मुनासिब इंसेक्टिसाइड करते हुए उसको काबू में रखें। अगर लीफ माइनर कंट्रोल ना हुआ तो ये सिट्रस कैंकर भी उनके काबू में नहीं आएगा। इसलिए लीफ माइनर का कंट्रोल हर हाल में खासकर नर्सरी में बहुत जरूरी है। अच्छा, नाजरीन के लिए ये और भी बेहतर बात हो गई कि लीफ माइनर जो है ना, उसका खात्मा लाजमी होता है। और सबसे अहम बात जो है ना, वो नर्सरी जो आप लोग लगाते हैं उनकी सिलेक्शन है, ताकि वो सिलेक्शन जो है ना वो डिजीज फ्री और लीफ माइनर अटैक से फ्री नर्सरी आपको मिले। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस तरह के प्रोग्रामात देखते हैं और उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, यहाँ पे मैं अपने नाजरीन से भी इजाजत लेना चाहूंगा और आपसे भी इजाजत लेना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।